Okay, friends, once again, welcome back and very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your parents, your friends, your relative, all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, let's start with your doubts, and if you have not any doubts then I'm going to start the critical questions. So एक बार मैं आपको पूछ लेता हूँ, कोई डाउट्स अगर है। ये टॉपिक जो लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे, द टॉपिक वाज या so the grouping of the resistance we had done with, and then after we are discussing the uh, yep. किचऑफ्स लॉ एंड सेल का भी हमने डिस्कस कर लिया था, बट स्टिल आई एम आस्किंग एनीबॉडी हैविंग डाउट्स ऑन द किचऑफ्स लॉ एंड द किचऑफ लॉ के बेस पे कोई किसी को डाउट है सेल्स एंड किचऑफ्स लॉ? Anybody wants to ask the doubts from the sales and Kirchhoff's law? Okay, measuring instrument. Anybody wants to ask the doubts from the measuring instrument? कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बेस पे कोई डाउट पूछना चाहता है? अच्छा, देन लेट अस डिस्कस द क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस। एंड मुझे ये बताओ, मैंने लास्ट में कौन सा क्वेश्चन कराया था क्रिटिकल में? आई थिंक ये 45 तक कराया था, राइट? एंड 46 भी मैंने कराया था, एम आई राइट? फ्रेंड्स, एम आई एबल टू यू? 47 से बाकी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। 47 से बाकी है। हाँ, 47 से बाकी है। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 47। देखो क्वेश्चन क्या है वो पहले समझते हैं। 12 cells each having the same EMF are connected in series with the some cell wrongly connected. The arrangement is connected to the series with the emitter and 2 cell which is are in the series. ये भी मैंने कराया था लास्ट टाइम, आई थिंक ये 47 भी कराया था लास्ट में, तो ये भी कराया था। 48 से बाकी है। ओके, following figures shows a cross section through a 3 long conductors of a same length and material with a square cross section of edge length as shown. Conductor B will fit snugly within the conductor A and C will fit completely in the conductor B. Then what should be the relation between their resistances? चलो फ्रेंड्स, मतलब ये हुआ कि conductor B is fit inside the conductor A and conductor C is fit inside the conductor B. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि कंडक्टर B का जो इंटरनल पार्ट है, तो ये जो लेंथ रहेगा that will be equals to exactly the A. देखो हम we wants to derive the relation, मुझे यहाँ पे रिलेशन चाहिए
किसके बीच का रिलेशन चाहिए? सो एक्चुअली वी वांट्स टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंसेस ऑफ ऑल द थ्री कंडक्टर्स। अब मुझे कोई बताएगा रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या है? एनीबडी फ्रॉम योर? रो रो एल अपॉन ए। या एग्जैक्टली, द बेसिक फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्चुअली आर सर इज। क्वेश्चन फिर से समझाओ, हाँ पता मैं नहीं चला। समझाता हूँ, 1 मिनट, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, जस्ट अ मिनट। तो रेजिस्टेंस का जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है कि रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पे करना क्या है कि कंडक्टर 1 का रेजिस्टेंस R1 है, कंडक्टर 2 का रेजिस्टेंस R2 है, एंड कंडक्टर 3 का रेजिस्टेंस RA, RB एंड RC है। और आपको करना क्या है कि ये तीनों का आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और आप उसके बेस पे आपको ये कौन सा रिलेशन करेक्ट है वो आपको बताना है। और ऐसा दिया गया है कि ये जो सी है ना वो बी के अंदर फिट हो रहा है, एंड बी वाला रीजन ए के अंदर फिट हो रहा है, ऐसा दिया गया है। तो कभी अभी आप क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन क्या पूछा वो समझ में आया अभी आपको? सर बट कंडक्टर वो ग्रे कलर में जो शेडेड पार्ट है वो है। हाँ वही कंडक्टर है, अंदर के साइड होलो है। ओके। और ये ऐसा बी का जो होलो पार्ट है ना वो सी के साथ सबमर्ज हो सकता है, एंड ए का जो होलो पार्ट है ना वो बी के साथ सबमर्ज हो सकता है। क्या ये बात समझे आप? यस सर। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो इंटरनल जो लेंथ है कंडक्टर बी का वो कितना होगा? इंटरनल पार्ट का लेंथ कंडक्टर बी का वो एग्जैक्टली ए होगा, बिकॉज ये अंदर जा सकता है। और कंडक्टर ए का इंटरनल रीजन का जो लेंथ है वो कितना होगा? बताओ भैया। √2 है। वेरी गुड, इट्स अ √2a। तो अगर हम सबसे पहले कंडक्टर ए के बारे में सोचते हैं, देखो ऐसा दिया गया है क्वेश्चन में कि तीनों कंडक्टर, ये क्रॉस सेक्शन है तीनों का, बट सबका लेंथ सेम है, लेंथ सबका सेम है, मटेरियल सेम है, मटेरियल भी सेम है। मतलब क्या हुआ कि रो भी सेम है, एल भी सेम है, तो आई कैन ओनली से दैट आर प्रोपोर्शनल टू ओनली 1/a। तो ये खाली रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट, रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शन के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा। तो उसके बेस पे हमको रिलेशन मिल सकता है। कंडक्टर एक ही बात करते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन कितना होगा? तो आपको करना पड़ेगा πL2² माइनस L1²। क्या ये बात आपको समझ में आया? ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा वो समझ में आया? तो ये पता नहीं चला। क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर है, तो आपको उसका जो मटेरियल रीजन है, पर्टिकुलरली मटेरियल रीजन, तो ये जो मटेरियल रीजन है, अगर उसका आपको मटेरियल रीजन का अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पूरा जो एरिया है उसको होलो पार्ट के एरिया से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो πL2² माइनस L1²। क्या ये बात आपको समझ में आया? अब कोई बताएगा मुझे L2 कितना है? बाहर का लेंथ कितना? √3 है। और उसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 3L²। और अंदर का लेंथ कितना है भैया? √2 है। √2a। तो √2a का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? तो आपको मिल जाएगा 2L²। तो ये 3L² माइनस 2L² मतलब L², तो ये हो जाएगा πL²। चलो कंडक्टर ए का मुझे मिल गया उसका एरिया। अब कंडक्टर बी के लिए बात सुनते हैं, तो वापस से वही चीज करेंगे। सर बोलो बोलो। सर ये मतलब एरिया जो हमने निकाला वो क्रॉस सेक्शन है। एग्जैक्टली ये क्रॉस सेक्शन ही है। मतलब जैसे कि हमने, बोलो बोलो। सर मतलब अगर कोई हमने ये मतलब एक टाइप का सिलेंडर जैसा है कि सिलेंडर का आउटर रेडियस फिर इनर रेडियस। अरे सिलेंडर थोड़ी ना होगा, ये जो है ना वो स्क्वायर, एक कंडक्टर, आप, मैं कैसे बताऊँ आपको? अच्छा अच्छा, ओके ओके। आपने कभी वो रेक्टेंगुलर मतलब क्यूबॉइड टाइप का पाइप देखा? हाँ सर। बस तो वही है ये,
वही है होलो। मतलब उसको उसको हम सामने से देख रहे हैं या मतलब पूरे लेंथ से देख रहे हैं? नहीं, सामने से। इट इज अ क्रॉस, इट इज लिखा हुआ ना, इट इज अ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या मेंशन किया हुआ हाँ है, क्रॉस सेक्शन। इज दैट क्लियर? यस सर। सर वो लेंथ मुझे लगा कि उसका मतलब लेंथ होगा। लेंथ ऑफ द, देखो आपको लेंथ में कंफ्यूज हो रहा है तो एक काम करता हूं मैं इसको एक्स बोल देता हूँ, ओके। वो ये ए लेंथ के साथ आप कंफ्यूज ना हो, ओके। हाँ वही। ओके, यस सर। तो अब मुझे बोलो कि ये जो क्रॉस सेक्शन है तो कंडक्टर बी के लिए, देखो आप समझे ना, ये थिकनेस है, थिकनेस, ये क्रॉस सेक्शन का हाँ वही, कितने सब पता चला। हाँ। तो बट मुझे वो करना तो वही पड़ेगा ना, मतलब स्क्वायर का एरिया ही फाइंड करना पड़ेगा ना। ओके सर। यस सर। तो पाई, अब थिकनेस मतलब आउटर रीजन का क्रॉस सेक्शन का लेंथ जो है वो √2 है। तो √2a, तो √2a का स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, एंड इंटरनल रीजन का जो लेंथ है वो a है, तो -a²। तो वापस से आपको क्या मिलेगा, πa²। एंड अगर कंडक्टर सी की बात करते हो तो कंडक्टर सी में तो डायरेक्टली कुछ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ए स्क्वायर, डायरेक्ट ए स्क्वायर। हाँ, तो कंडक्टर सी के लिए अगर सोच रहे हैं तो उसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, वो πa²। मतलब आप सोच सकते हो कि a1 a2 एंड a3 तीनों का वैल्यू क्या मिला आपको, सेम। सेम मिला। अब ऑलरेडी उसका जो रेजिस्टिविटी एंड जो लेंथ है, लेंथ मतलब ये कौन सा वाला लेंथ, अभी अभी ये क्या, अभी जो लीनियर लेंथ पूरा। हाँ वो लेंथ मतलब ये लेंथ होगा, ये लेंथ मतलब ये लेंथ होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो तीनों का लेंथ इक्वल है, तीनों का मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी भी सेम है, और मुझे ये पता चला कि तीनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट चॉइस? ए। या एग्जैक्टली। तो क्या अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आया पूरा? यस सर। ओके फाइन। चलो क्वेश्चन नंबर 49, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। 49th क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सर हाँ बोलो। सर रिकॉर्ड चालू है। क्या बोल रहे हो? रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्डिंग, चालू है। हाँ चालू है। क्वेश्चन नंबर 49 इज अ रियली इंटरेस्टिंग। तो उसमें ऐसा है कि एक फिगर दिया हुआ है, और मुझे क्या करना है कि पॉइंट ए एंड पॉइंट एच के बीच में मुझे रेजिस्टेंस निकालना है। मैं थोड़ा उसको एनलार्ज कर रहा हूं। ये पॉइंट ए एंड पॉइंट एच के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो फ्रेंड्स एक चीज कंफर्म्ड है, मेरी बात ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। एक चीज कंफर्म्ड है कि जिसके अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस निकालना है वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, बैटरी ज्वाइन टर्मिनल्स, मतलब टर्मिनल्स पूरा निकालना सर्किट पड़ेगा। निकालना पड़ेगा। चलो टर्मिनल्स निकाल दिया। अब बात ये है कि ये जो आउटर ब्रांचेस है, आउटर ब्रांचेस, ये जो 10 आउटर ब्रांचेस है वो सारे ब्रांचेस का रेजिस्टेंस आर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। आउटर ब्रांचेस जो है उसका रेजिस्टेंस आर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। बट अंदर के जो 5 ब्रांच है पेंटागन का, 1 2 3 4, उसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, उसका रेजिस्टेंस हमें पता ही नहीं है। तो सबसे पहले ये काम करेंगे कि ये जो इंटरनल ब्रांचेस है, आउटर आउटर ब्रांचेस जो है वो सारे 10 ब्रांचेस, 1 2 3 4
मतलब ये पेंटागन है तो आउटर 10 ब्रांचेस है, उसका तो रेजिस्टेंस R है ऐसा दिया हुआ है, बट अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो पता नहीं है, तो वो पता करेंगे, पहले वो पता करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसा अज्यूम कर लो कि हम यहाँ से इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या फ्रेंड्स आपको ये पता है कि कोई भी पेंटागन होता है, कोई भी पॉलीगन होता है, कोई भी पॉलीगन, तो अगर किसी भी पॉलीगन का अगर आपको एंगल फाइंड करना है, उसके दो साइड के बीच का एंगल अगर आप फाइंड करना है आपको, पॉलीगन के दो साइड के बीच का आपको एंगल अगर फाइंड करना है, तो उसका इक्वेशन ऐसा है, एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट साइड of a polygon of n sides। so ये जो फॉर्मूला है ये है, so that will be equals to 180 माइनस, अच्छा so the angle was so this is the formula। पॉलीगन के कोई भी दो साइड के बीच में अगर आपको एंगल चाहिए तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। बट रेगुलर पॉलीगन की बात है फ्रेंड्स, रेगुलर, रेगुलर का मतलब एवरी साइड्स आर सेम। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में दो साइड के बीच का एंगल कितना होता है? 60। 60। तो देखो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या 60 आ जाएगा? देखो तो ट्रायंगल है तो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो 360 डिवाइड बाई 3 मतलब कितना हुआ? 120। 120। 180 माइनस 120, 60। अच्छा स्क्वायर है, स्क्वायर, तो स्क्वायर में ये एक फॉर्मूला अप्लाई करो, तो 360 डिवाइड बाई 4 क्या होगा? 90। 90। 180 माइनस 90 मतलब 90 आ गया, देखो तो 90। मतलब ये फॉर्मूला। यस सर। चलो यहाँ पे पेंटागन है तो 360 डिवाइड बाई 5, 72। हाँ, और एंड 180 माइनस 72 क्या होगा? 108। तो ये जो एंगल बनेगा वो 108 होगा। चलो क्या ये आपको पता चला? तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा? अगर ये 108 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 72। ये दोनों का एडिशन तो 180 होना चाहिए ना। कोई स्ट्रेट लाइन पे अगर आप दो एंगल का एडिशन करते हो तो वो तो 180 ही होगा ना पूरा। इज दैट क्लियर? 72। हाँ, तो इट शुड बी 72। वैसे वो हमको क्वेश्चन के फिगर में दिया हुआ है, बट ये तो मैंने आपको पता किया कि कैसे मिलता है ये 72। क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। अब क्वेश्चन ऐसा है कि भाई ये सब किया, ये ट्रेगोनोमेट्री क्यों स्टार्ट किया? क्वेश्चन तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का है, और ये कर क्या रहा है एक्चुअली, क्या हो क्या रहा है ये? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, अब ऐसा है कि रेजिस्टेंस जो होता है ना, उसका फॉर्मूला रो एल अपॉन ए है। तो इसका मतलब कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अब मान लो कि इतना जो रीजन है, इतना पार्ट, ये पार्ट का रेजिस्टेंस x है। तो फ्रेंड्स फ्रॉम द फिगर कैन आई से cos 72 इज इक्वल्स टू x अपॉन r? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? यस सर।
वैसे एक्चुअली तो क्या होता है कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड होता है, बट मैंने यहाँ पे एडजेसेंट रेजिस्टेंस अपॉन हाइपोटेनियस रेजिस्टेंस में कर सकता हूँ। क्यों? बिकॉज रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। वैसे एक्चुअली ट्रेगोनोमेट्री में तो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड ऐसा होता है, साइड लेंथ होता है, बट मैंने यहाँ पे इन प्लेस ऑफ साइड लेंथ मैंने रेजिस्टेंस का ही रेशियो ले लिया। क्यों? बिकॉज रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जो रेशियो लेंथ का मिलेगा वही रेशियो रेजिस्टेंस का मिलेगा। चलो ये बात समझ में आया आपको? यस सर। तो ये जो x का वैल्यू है वो आपको मिलेगा r इंटू कोस 72। बट फ्रेंड्स एक्चुअल में यहाँ पे देना चाहिए कि कोस 72 का वैल्यू देना चाहिए एक्चुअली। तो मुझे वो एग्जैक्ट याद नहीं है। किसी का पास है? देखो तो ये टेबल आपके पास टेक्स्ट बुक है तो वहां पे टेबल दिया हुआ है। कोस 72 का वैल्यू से पता है आपको? देखो तो, या फिर साइन साइन 18 डिग्री भी चलेगा, साइन 18 डिग्री भी चलेगा। प्रोबेबली 0.3 आ रहा है। किसी के पास वैल्यू? किसी के पास टेबल है? सर माइनस 0.96 आ रहा है। क्या बोल रहे हो? है आप क्या? 0.309। हाँ 0.309 मतलब 0.31। फाइन। तो ये 2x, ये तो x हाँ का, सर 0.309। हाँ मतलब 0.31। तो 0.31 अब मैंने दोनों साइड से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया? बिकॉज मेरा जो इनर ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस x नहीं है, उसका तो 2x है। तो ये जो अंदर के 5 ब्रांचेस है वो पांचों के लिए सेम ही होगा। वो पांचों ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है वो 2x ही होगा, और वो मुझे मिल जाएगा 2 इंटू आर इंटू 0.31, मतलब ये हो जाएगा 0.62 आर। चलो यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स आपको? यस सर। अब देखो, अब सिंपल है। अब जो मेरी बात है वो ध्यान से सुनना। अब ये दोनों कौन से कॉन्फ़िगरेशन में है? पैरेलल, अरे सीरीज सीरीज सीरीज। सीरीज। और इसके साथ ये वाला कौन से कॉन्फ़िगरेशन में है? वो पैरेलल। 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 सिमिलरली ये दोनों कौन से कॉन्फ़िगरेशन में है? सीरीज। सीरीज। और उसके साथ ये वाला पैरेलल। पैरेलल। सिमिलरली ये दोनों सीरीज में, इसके साथ ये वाला पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में, इसके साथ ये वाला पैरेलल में। चलो ये समझ में आया आपको? तो होगा क्या? यस सर। होगा ये, होगा ये कि ऊपर का जो ट्रायंगल है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। इसका रेजिस्टेंस आर रहेगा, इसका भी आर रहेगा, और इसका है ना 0.62 आर रहेगा। बट होगा क्या कि इसका कुछ इफेक्टिव मुझे मिलेगा इसका, तो वो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, कुछ ये रहा। और फिर इसके साथ इसका भी कुछ इफेक्टिव मिलेगा, तो वो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ ऐसे। फिर इसका भी कुछ इफेक्टिव मिलेगा, तो वो मैं शो कर रहा हूँ ऐसे। और उसके साथ में इसका भी कुछ इफेक्टिव मिलेगा, वो मैं ऐसे शो कर रहा हूँ। और फिर ये मेरा दूसरा टर्मिनल। चलो क्या ये बात समझ में आया आपको? यस सर। अब क्या होगा कि ये दोनों कौन से कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा? सीरीज। और ये दोनों ब्रांच भी कौन से कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा? सीरीज। तो फिर इसको वापस से मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? इसको वापस से मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ऊपर का ट्रायंगल तो वही का वही रहेगा, ऊपर का ट्रायंगल, और नीचे ऐसा हो जाएगा। अब सोचो, अब तो ये क्या हो गया? व्हीटस्टोन ब्रिज। ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया भैया। तो और दूसरी बात, रेशियो ऑफ दिस आर अपॉन आर वो 1 होगा, तो यहाँ पे जो मिलेगा आपको वो सेम ही आपको यहाँ पे भी मिलेगा। तो मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब दोनों साइड का रेशियो सेम ही रहेगा। मतलब ऐसा होगा कि हम इसको मिडिल ब्रांच को कैंसिल कर सकते हैं, इसके मिडिल ब्रांच को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये मिडिल ब्रांच को कैंसिल कर दो।
और बाकी बट सिंपल करके बाकी अब उसको सॉल्व आउट करो। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। तो अब आई थिंक आप ये सॉल्व कर सकते हो, बट मेन चीज क्या है कि आपको ये जो इंटरनल ब्रांचेस था उसका पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो ही आप उसको सॉल्व कर पाओगे। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। ओके, so it is a slightly difficult question, it was. चलो, come to the next question. हमको यहाँ पे एक और फिगर दिया हुआ है। तो ऐसा बताया गया है कि हर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, हर एक रेजिस्टेंस 10 ओम है, और मुझे कोई पर्टिकुलर ब्रांच का करंट चाहिए। ओके, तो इसका एक ही इलाज है। कोई बताएगा क्या इलाज है इसका? व्हीटस्टोन। नहीं, ये विस्टोन नहीं होगा, ये विस्टोन नहीं होगा भैया, ये विस्टोन होगा ही नहीं। ये दोनों सीरीज में है तो उसका 20 हो जाएगा, ये सामने भी सीरीज में 20 हो जाएगा। तो ये आई, ये पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी 10 ओम, और ये ए डी सी, ए डी सी ये हो जाएगा 20। ये ए बी, ए सी, ए सी बीच में बी सी, तो बी सी वाला बीच में 10 आ जाएगा। और ये बी टू एफ, बी टू एफ वाला जो है वो 20 है, बी ई एफ, बी टू एफ वो 20 है। और ये सी टू एफ वो वापस से 10 ओम है। तो आप सोच के बताओ, क्या ये वेस्टर्नाइज हो रहा है क्या? देखो क्या हो रहा है क्या? ये 10/20 आएगा, दिस अपॉन दिस 10/20, और यहाँ पे 20/10 है, देखो। तो क्या ये नहीं होगा सर, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल वेस्टर्नाइज है? सही बात है। तो आपको पता है कि अनस्टेबल वेस्टर्नाइज में एक ही चीज हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? किरचॉफ लॉ। हाँ, वो किर्चॉफ्स लॉ ही आपको करना पड़ेगा, इसके सिवा और कोई यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे एक्चुअल में फाइंड क्या करना है कि ये एडी ब्रांच का करंट मतलब एसी ब्रांच का करंट फाइंड करना है। एडी ब्रांच का करंट मतलब एसी ब्रांच का करंट फाइंड करना है। तो ये एसी ब्रांच में अज्यूम कर लेते हैं कि I1 करंट है। तो यहाँ पे कौन सा करंट होना चाहिए, तो बताएगा भाई? ये I करंट एंटर हुआ, इसमें से I1 नीचे की साइड गया, तो यहाँ पे कितना जाएगा? आई माइनस आई वन। I माइनस I1। क्या ये बात आपको समझ में आया? अब अज्यूम कर लो कि यहाँ पे जा रहा है I2, यहाँ पे I2 जा रहा है, ऐसा अज्यूम कर लो। तो कोई बताएगा यहाँ पे कितना जाएगा? आई वन माइनस आई टू। क्या बोल रहे हो आप? I माइनस I1 माइनस I2। देखो यहाँ पे क्या आ रहा था, I माइनस I1 आ रहा था, और उसमें से I2 यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा? I माइनस, आई और यहाँ पे क्या आएगा? देखो भैया यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे I2 एंटर हुआ और I1 एंटर हुआ, तो यहाँ पे क्या है? I1 प्लस I2। अब दोनों को मिलाओ, I1 प्लस I2, और ये जो दूसरा वाला आ रहा है उसको मिलाओ, तो वापस से I आ रहा है। अब वापस आई आ रहा है, तो मतलब बात बराबर है। तो कितने वेरिएबल्स है यहाँ पे भैया? यू हैव अ 3 वेरिएबल्स, I1 एंड I2, ये 3 वेरिएबल है। तो मुझे कहीं ना कहीं से 3 इक्वेशन निकालने पड़ेंगे, मुझे कहीं ना कहीं से 3 इक्वेशन निकालने पड़ेंगे। तो एक बार ये लूप मैं अप्लाई करूंगा, एक बार ये लूप अप्लाई, फिर दूसरा, फिर पूरा। एक पूरा अप्लाई करूंगा, तो 3 इक्वेशन मुझे मिल जाएगा। क्या मैं जो वो समझ रहा हूँ समझ में आ रहा है भैया? यस सर। ओके,
तो चलो निकालते करते हैं, करना तो पड़ेगा। तो अप्लाइंग द किर्चॉफ्स लॉ फॉर द लूप ए बी सी ए, चलो ए बी सी ए टू बी -10, ए टू बी जाएंगे तो -10 I minus I1, B to C -10 I2, C to A plus 20 I1 is equals to 0। क्या ये बात समझ में आई है भैया? यस सर। सो -10 I plus 10 I1 -10 I2 plus 20 I1, तो 20 I1 10 I1 30 I1। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि -10 I प्लस 30 I1 -10 I2 इज इक्वल्स टू 0। हमारा जो अल्टीमेटली टारगेट है वो I1 फाइंड करना है। तो यहाँ पे 10 I2 को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हैं 10 I2 को, तो 10 I2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10I minus 30 I1। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ फ्रेंड्स? यस सर। यहाँ पे वैसे 3 इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 2 इक्वेशन इनफ है, बिकॉज हमको आंसर है ना आई के फॉर्म में ही लाना है। 2 इक्वेशन सफिशिएंट है, हमको आंसर जो है वो आई के फॉर्म में ही लाना है। ये बहुत बेकार मैंने किया, बहुत बेकार किया। ये पहले से ही 10 निकल उड़ रहा, मतलब 10 निकल जा रहा है, तो डायरेक्टली हम क्यों ऐसा नहीं लिखते हैं? ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं? चलो, पहले से ही 10 तो वैसे ही उड़, मतलब निकल ऐसे एलिमिनेट हो रहा है, निकाल एलिमिनेट करना चाहिए था पहले से। कोई बात नहीं, अब कर दिया। अब बी एफ सी बी, कंसिडर द लूप बी एफ सी बी। देखा आपने बी एफ सी बी? चलो स्टार्टिंग फ्रॉम द बी टू एफ -20 I minus I1 minus I2 opposite to the current C, F to C opposite to current, तो +10 I1 plus I2, फिर से अपोजिट टू करंट, फिर से अपोजिट टू करंट C to B +10 I2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -20I। देखो ये 10 ऑलरेडी निकल रहा है, तो उड़ा देते हैं उसको, वैसे भी एलिमिनेट हो रहा है तो उसको पहले से ही एलिमिनेट कर देते हैं। चलो, तो ये जो 0 है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -2I माइनस माइनस प्लस 2I1 प्लस 2I2 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड्स, हमारा जो अल्टीमेटली टारगेट है वो I1 फाइंड करना है। तो पहले एक काम करते हैं, कुछ करते हैं, ये I1 वाले टर्म्स साथ में ले लेते हैं। तो I1 वाले 2 ही टर्म है, दैट इज 3I1 एंड I2 वाले है 2I2 I2 5, मतलब 2 + 1 + 1 4I2 4 × I2 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है ना, वहां से I2 का वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में से I2 का वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं I - 3I1। सर हाँ बोलो। सर તમે ઇક્વેશન 1 માં સર 3I1 - I નહીં આવે? ओके, 10I2 is equals to -10I plus 3I1। okay, good, so it will be like this। is it okay now? यस सर। okay, good, thank you। तो ये हो जाएगा -2I plus 3I1 -4I plus 12I1 is equals to 0। अब ये 12I1 3I1, तो मतलब ये हो जाएगा 15I1
4i 2i माइनस 6i इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 15i1 इज इक्वल टू 6i। 15i1 इज इक्वल टू 6i। तो i1 इज इक्वल टू क्या होगा भैया, 6/15 इंटू आई, मतलब 2/3 2/5 2/5 इंटू आई। तो क्या भैया ये समझ में आया आपको पूरा चीज? यस सर। इज इट ओके फ्रेंड्स? और यस सर। फिर आपको बोर्ड के लेक्चर में कोई अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया होगा। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालना होता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा। स्टार डेल्टा स्टार कन्वर्सेशन मैंने आपको समझाया है? स्टार डेल्टा नहीं तो। नहीं समझाया क्या? चलो तो ये वो भी करते हैं, इसी क्वेश्चन में वो पूरा करता है। सपोज के यहाँ पे इसी क्वेश्चन में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है। सपोज इसी क्वेश्चन में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है, तो यहाँ पे आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो फाइंड नहीं कर सकते हो बिकॉज व्हीटस्टोन ब्रिज तो हो नहीं रहा है। तो क्या करोगे आप? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा? व्हीटस्टोन ब्रिज तो बैलेंस नहीं हो रहा है, तो अब क्या करें? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। देखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस के बहुत सारे स्टेप मैंने आपको समझाया है। सबसे पहले आपको सबसे पहले अगर कोई भी आपको नेटवर्क देते हैं तो पहले आपको ये सोचना है कि कहीं सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व हो रहा है क्या। सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन से सबसे पहले ये देखो कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व हो रहा है क्या। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये देखो कि कोई 2 पॉइंट क्या शॉर्ट सर्किट है क्या। ये स्टेप नंबर 2 कि क्या कोई 2 पॉइंट शॉर्ट सर्किट है क्या। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, शॉर्ट सर्किट भी नहीं हो रहा है, सीरीज पैरेलल भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर स्टेप नंबर 3 आप देखो कि क्या व्हीटस्टोन ब्रिज सेटिस्फाई हो रहा है क्या। तो ये देखो कि व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। अगर वो भी नहीं है तो स्टेप नंबर 4 तो आपको ये देखना है कि क्या सिमेट्री। है। क्या ये सब मैंने बताया आपको, ये सिखाया था? हाँ ये बताया था आपने। हाँ ये बताया होगा कि तो फिर ये देखो कि सिमेट्रिसिटी क्या आपको मिल रही क्या। और अगर वो भी पता ना फिर लास्ट में किरचॉफ लॉ। तो एक कर सकते हो आप, KSL से भी सोल्व कर सकते हो। और अभी भी अगर अगर KSL से सॉल्व नहीं करना है तो डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा ये कर सकते हो। नहीं सर ये वाला नहीं। हाँ ये आपने वाला अभी करवाया। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो ये डेल्टा टू स्टार क्या है क्या वैसे ये है क्या? तो बात ऐसी है कि इसको डेल्टा बोलते हैं। देखो डेल्टा जैसा दिख रहा है आपको। यस सर। और अज्यूम कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस जो है वो R2 है, ये रेजिस्टेंस जो है वो R3 है, और यहाँ पे पॉइंट A है, B है, C है। तो आप है ना इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, और ये पॉइंट A ही रहेगा, यहाँ पे वापस से पॉइंट B ही रहेगा, यहाँ पे पॉइंट C रहेगा। तो यहाँ पे वो 3 रेजिस्टेंस जो R1 R2 R3 थे वो निकल जाएंगे और नए 3 रेजिस्टेंस आ जाएंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो देखो मतलब ऐसा हुआ, यहाँ पे ऐसा कुछ इस टाइप का हो गया था ट्रायंगल, और उसमें से हो गया ये स्टार जैसा। तो ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो कौन कौन से किन दोनों के बीच में आ रहा है ये, मतलब ये जो आ रहा है वो किन दोनों। R1 और R2। तो आपको ऐसा याद रखना है कि अगर वो R1 R2 के बीच में आ रहा है तो उसका फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 है। और ये जो रेजिस्टेंस है कौन से किन दोनों के बीच में आ रहा है? R1 और R3। तो इसका जो वैल्यू होगा वो R1 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 है। और ये जो है वो R2 एंड R3 के बीच में आ रहा है, तो इसका जो वैल्यू रहेगा वो R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 रहेगा। तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो।
इसको डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन इज दैट कि इससे बेनिफिट क्या होगा, तो मैं बताऊं आपको, चलो। ए एंड बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है भैया, कोई बताएगा मुझे? ए एंड बी R1, अरे सॉरी, 10 ये ओम। वाला। हाँ नहीं, ये बात खत्म, अभी ये बात खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब मैं ये क्वेश्चन अभी जो ऊपर दिया ना, वो क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूँ अभी ये क्वेश्चन। अब मुझे बताओ कि ए एंड सी के बीच में कितना है? 20. 20, बी सी के बीच में 10, या, तो बी एंड सी के बीच में जो है वो 10 ओम है। बी एंड एफ के बीच में 20, एंड सी एंड एफ के बीच में 10, अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं ना यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगा दूंगा, 1 2 एंड तीसरा वाला ये, और ये 3 लगेगा तो ये 3 निकल जाएगा, ये 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो 3 है वो कैंसिल हो जाएगा। जब हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये नए 3 एंटर हो जाएंगे। मतलब ये जो ट्राइंगल था उसको मैंने डेल्टा कंसीडर किया, ये ए बी सी वाला जो ट्राइंगल था ना, उसको मैंने डेल्टा मेरा कंसीडर किया। तो वो ए पॉइंट यहाँ पे है, तो मैंने बताया ना कि ये 3 निकल जाएंगे और नए 3 एंटर हो जाएंगे। ये आ गया, ये बी आ गया, और ये सी आ गया, ये बी, ये सी, और ये जो 3 रेजिस्टेंस थे वो कैंसिल हो गया, तो बाकी ये 2 बचेंगे, ये जो है वो तो रहेंगे। सर। बोलो। सर ये जब क्वेश्चन पूछा था तब ऑलरेडी ऐसा कंसेप्ट था कि डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा, या हमने अब ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया? नहीं, ये कॉन्सेप्ट JEE नीट में पहले से आ रहा है, और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को तो ये पहले से मतलब बेसिक है इसके लिए। तो ओके। चलो मुझे बताओ कि यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, इसका वैल्यू क्या आएगा? ये 20 वाला एंड 10 वाला तो एज इट इज रहेगा, 20 एंड 10 तो एज इट इज रहेगा, बट ये वाला जो है उसका वैल्यू क्या आएगा, मतलब इसका वैल्यू। तो ये 20 एंड 10 के बीच में है, तो 20 इंटू 10 200 अपॉन ये तीनों का एडिशन। तो ये हो जाएगा 5 ओम। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। अब ये 10 इंटू 10 100 अपॉन 40, 100 अपॉन 40 मतलब ये 2.5 हो जाएगा। 100 अपॉन 40 मतलब 10 डिवाइड बाई 4, 10 डिवाइड बाई 4 तो मतलब कि इसका वैल्यू 2.5 आ जाएगा, और ये वापस से 10 एंड 20 के बीच में है तो वापस से वो 5 आ जाएगा। 5। हो गया ना? अब सिंपल देखो, अब ये दोनों जो है वो सीरीज में है, और ये दोनों भी सीरीज में है, और ये दोनों पैरेलल में है, तो उसका जो भी आंसर आएगा उसको 5 के साथ ऐड कर दो, तो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल जाएगा आपको। क्या ये बात समझ? यस सर। यस सर। वैसे ये किरचॉफ लॉ के द्वारा भी हो सकता है, बट इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट, क्वाइट लेंथी। तो ये डेल्टा टू स्टार कन्वर्जेशन करके आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो एक और मेथड मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? इसका स्क्रीनशॉट निकालना हो तो निकाल देना। क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर।
तो ये हो जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा पता है आपको 5 प्लस 22.5 22.5 इंटू 15 अपॉन 22.5 प्लस 15, इसको सॉल्व करो प्लस 5 करो तो आपका ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा। प्रोबेबली ये जो आंसर आ रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली 14 ओम आ रहा है, पता नहीं मुझे, बट शायद ये 14 ओम आ जाएगा। क्या भैया ये बात समझ में आया आपको? यस सर। तो आज एक आपने नया चीज सीखा, आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए डेल्टा स्टार कन्वर्सेशन भी कर सकते हो। अगर कुछ भी आपके पास कुछ भी नहीं हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप सोचने के बाद कुछ नहीं कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो। इज इट ओके? ओके सर। So next question, in the circuit of adjoining figure, the current through the 12 ohm resistance. तो फ्रेंड्स वापस से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 12 ओम रेजिस्टेंस पे करंट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, वापस से इसको अलग अलग वही चीज वापस से करेंगे। ओके तो फ्रेंड्स ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो अज्यूम कर लेते हैं कि I1 है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते कि ये बैटरी 5 वोल्ट 5 वोल्ट? हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जीरो आंसर आना चाहिए, बिकॉज सिमेट्रिक है पूरा। अगर सिमेट्रिक नहीं होता ना तो कैंसिल नहीं हो पाता, सिमेट्रिक ही है तो कैंसिल ही हो जाएगा। मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ अगर ये 10 ओम का रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे पूछा क्या है कि 12 ओम का पूछा है, तो 12 ओम का पूछा है ना तो वो तो मतलब जीरो ही आ जाएगा, आंसर जीरो ही आना चाहिए। बिकॉज देखो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट ऐसा अज्यूम कर लो, जस्ट ऐसा अज्यूम कर लो कि ये जो है ना वहां पे आई करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा अज्यूम कर लो और यहाँ पे किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दो। तो A E F C A पे किरचॉफ लॉ अप्लाई करो। तो A टू E कुछ भी नहीं है, E टू F -12 ओम। -12 इंटू आई, F टू C कुछ भी नहीं है, फिर बैटरी का पॉजिटिव पहले तो इक्वल्स टू के राइट साइड प्लस 5 वोल्ट और फिर उसके बाद नेगेटिव पहले तो इक्वल्स टू के राइट साइड माइनस, 5 वोल्ट। तो आंसर हाँ आ तो गया 0। जीरो। ओके तो ये जो ब्रांच है वहां पे करंट ओके। जीरो होगा, बट अगर इसके बाद आपको ये ब्रांच में या फिर ये ब्रांच में करंट पूछते या ये ब्रांच में करंट पूछते तो थोड़ा डिफिकल्ट होता। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? तो क्या करना पड़ता आपको, यहाँ पे आपने किर्चॉफ एक अप्लाई करना पड़ता, यहाँ पे किर्चॉफ अप्लाई करना पड़ता और आपको ये सारे वेरिएबल को सॉल्व करना पड़ता। इज दैट क्लियर टू यू? सर आपने एक बार लेक्चर में बोला था कि करंट को पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ कितना फ्लो करना है, पर यहाँ पे हाँ वोल्टेज ही 0 हो जाता है पूरा। तो करंट को ये तो पता चलता है करंट। मुझे यहाँ से फ्लो नहीं होना है, अच्छा ओके। पता चल जाएगा कि मुझे 12 ओम में से करंट को ये पता चल जाएगा कि मुझे 12 ओम में से फ्लो होना ही नहीं है। सर अगर ये जो दो बैटरीज है वो एक साथ होती तो मतलब ऐसे अलग अलग नहीं, क्या बोल तो फिर 0 करंट हो जाता है ना? बोल क्या रहे हो आप? सर जैसे कि ये 5 वोल्ट लेफ्ट हैंड साइड जो 5 वोल्ट की बैटरी है हाँ और राइट हैंड साइड जो दूसरी 5 वोल्ट की बैटरी है वो मतलब जॉइंट हो जाए, मतलब वो सीरीज में आ जाए तो? मतलब ऐसा बोल रहे हो कि उसके पोलैरिटी चेंज करना है आपको? नहीं ऐसे नहीं। सर मतलब बीच में ये 10 ओम का रेजिस्टेंस का वो पॉइंट नहीं आना चाहिए, दोनों एक साथ जॉइंट हो जाए तो एक दूसरे को नलीफाई कर देगी ना? तो भी मतलब अगर पोलैरिटी सेम है, अभी जो दिया है ऐसा ही दिया हुआ है,
तो भी उसको नलीफाई करेंगे डेफिनेटली। अज्यूम कर लेते हैं कि ये बीच में जो है ना वो है ही नहीं, ये बीच में है जो रेजिस्टेंस है वो नहीं है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। चलो हाँ वैसे निकाल लेते हैं। वैसे टाइप। चलो तो भी वो कैंसिल कर देगी, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर, मतलब मैं वही बोल रहा था, तब तो कहीं भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो एक भी सही बात है आपका, तो एक भी ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा, एक भी ब्रांच में और फ्लो नहीं होगा ना। और ये राइट हैंड साइड की बैटरी है, हाँ उसके और सी पॉइंट के बीच में जो पॉइंट से वहां से 10 ओम की बैटरी वो ट्रायंगल के वर्टाइस में। सर मुझे वो आप क्या कहते हैं, अलाउ करो ना ड्रॉ करने के लिए, तो मैं बता। हाँ ओके चलो करो। पता चला सर ऐसे टाइप। क्या? सर मतलब ये जो बैटरी जो 10 ओम के राइट साइड जो थी, वो अगर लेफ्ट साइड आ जाए फिर तो कहीं भी करंट पास नहीं होगा, 10 ओम में भी नहीं होगा ना। अच्छा मतलब आपको ऐसा करना है। ये मैंने येलो लाइन से ओके मतलब आपको ऐसा करना है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, ऐसा करना है। हाँ हाँ सर एग्जैक्टली वैसे ही। हाँ तो भी कोई ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा, तो भी कोई भी ब्रांच में करंट फ्लो होगा ही नहीं, डेफिनेटली नहीं होगा। तो ये ओके। पैरेलल में आ जाएगा तो क्या होगा, और कुछ नहीं, करंट तो फ्लो होना ही नहीं है, बिकॉज बैटरी के पोलरिटी अपोजिट है, तो पूरा नेट वोल्टेज ही खत्म हो जाएगा सर्किट का नेट वोल्टेज ही खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। आप चाहे किर्चॉफ लॉ से निकालो, लॉजिकली सोचो, या किर्चॉफ लॉ से निकालो, आपका जीरो ही आंसर आएगा इस टाइप के, उस टाइप के सिचुएशन में जीरो ही आएगा। ओके यस सर। चलो अब क्वेश्चन इज दैट द रीडिंग ऑफ द आइडियल वोल्ट मीटर, मुझे ये वोल्ट मीटर का रीडिंग चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मैंने आपको बताया था कि जब आपको वोल्ट मीटर का रीडिंग चाहिए होता है तो सबसे पहले आपको वो वोल्ट मीटर को डिस्कनेक्ट कर देना है, उसको सोचना ही नहीं है। एक बार मैंने आपको ये बता दिया है कि अगर कभी भी आपको वोल्ट मीटर का रीडिंग चाहिए तो सबसे पहले आप ऐसा सोचो कि वहां पे वोल्ट मीटर है ही नहीं, वहां पे वोल्ट मीटर है ही नहीं, ऐसा सोचो। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल, उसके बाद आपको वी ए माइनस वी एन करना है कुछ भी करके, तो ये आपका वोल्ट मीटर का रीडिंग हो जाएगा। इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ए पॉइंट एंड एन पॉइंट। तो एक काम करते हैं, ये वोल्ट मीटर मैंने निकाल दिया, अब ये सर्किट के अंदर किर्चॉफ लॉ अप्लाई करते हैं और ऐसा अज्यूम करते हैं कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। चलो अब applying the Kirchhoff's law for the loop A C B A to C, C to B, B to A, चलो A to C minus 20i, C to B equals to के right side plus 4 volt, positive comes first, with the current minus 10i, B to A negative comes first, तो equals to के negative equals to के right side minus 10 एंड खत्म, बात खत्म, और कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि 30i माइनस 30i इज इक्वल्स टू -6, तो i का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो 6/30 मतलब 1/5 एम्पियर मिलेगा। अब क्वेश्चन इज नॉट क्वेश्चन इज नॉट टू फाइंड द i, वी वांट्स टू फाइंड द रीडिंग ऑफ द ए मीटर। तो मतलब क्या हुआ कि आपको ए मीटर का रीडिंग चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पॉइंट ए एंड पॉइंट एन के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, ए से स्टार्ट करता हूँ, ए से बी एंड बी से एन तक जाऊंगा।
just applying the KSL for this particular region. तो starting from the A मतलब VA, starting from the A मतलब ये closed loop नहीं है, ये A से start किया N पे खत्म किया, तो A से start किया मतलब VA. अब मैं जा रहा हूँ करंट के सामने, बट पॉजिटिव पहले आ रहा है, तो पॉजिटिव पहले आ रहा है तो इक्वल्स टू के राइट साइड अगर मैं लिखता हूँ तो +10, बट इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ तो -10. VA पॉजिटिव फर्स्ट तो इक्वल्स टू के राइट साइड पॉजिटिव बट लेफ्ट हैंड साइड -10, कुछ भी नहीं है. अपोजिट द करंट, अपोजिट करंट मतलब +10 × I. अब यहाँ पे 10I तक आ गए और यहाँ पे N पे अटके, तो N पे अटके मतलब इसका मतलब VN. तो ए से स्टार्ट किया, कुछ भी नहीं, प्लस तो इक्वल्स टू के राइट साइड प्लस बट लेफ्ट हैंड साइड -10 वोल्ट, कुछ भी नहीं, अपोजिट करंट +10I. अब I का जो वैल्यू है वो कितना है? 1/5. 1/5 इज इक्वल्स टू VN. तो ये हो जाएगा VA -10 + 2 मतलब -8 इज इक्वल्स टू VN. तो फिर ये बताओ कि VA - VN क्या होता है, क्या मिलेगा? 8 वोल्ट. 8 वोल्ट. तो क्या भैया समझ में आया आपको ऐसे कैसे सोल्व करना है? यस सर. इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर. तो मतलब क्या सीखा आपने कि whenever we had provided a voltmeter and if you want to find the reading of the voltmeter, जब आपको वोल्टमीटर का रीडिंग चाहिए तो आपको क्या करना है कि पहले उसको वोल्टमीटर को निकाल देना है और सर्किट को विदाउट वोल्टमीटर सोचना है, और फिर क्या करना है, जिन दो पॉइंट के बीच में वोल्टमीटर कनेक्ट किया हुआ है उसी 2 पॉइंट के बीच में इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, फाइंड कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा. दैट्स इट. इज दैट क्लियर टू यू? यस सर. Okay, the resistance of the series combination of the two resistors is S, and when they are joining in the parallel, the resistance is P. So if S is equals to NP, then what is the minimum possible value of the N? सर फिर से बोलो ना, लेग आ गया. नहीं, मैंने खाली क्वेश्चन को रीड किया, क्वेश्चन ही रीड किया. Resistance of a series combination सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो एस है. दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, सीरीज का रेजिस्टेंस एस है एंड पैरेलल का पी है. तो एस एंड पी का रिलेशन जो है वो एन पी है. देखो पहली बात, सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस एस है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इट शुड बी अ 2R, 2 इक्वल रेजिस्टेंस. एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो P है, तो P इज इक्वल टू कहना इसे R/2. तो S/P करोगे तो क्या मिलेगा आपको? बोलो भैया क्या मिलेगा? एक सेकंड. R/2 तो क्या मिलेगा? 4. तो कहना इसे S इज इक्वल टू 4P, बट दिया हुआ है कि S इज इक्वल टू NP है, तो N का वैल्यू कितना होना चाहिए? बोलो N का वैल्यू कितना होना चाहिए? 4. इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर. सर मैंने यहाँ पे बुक में R1 R2 करके सॉल्व किया तो नहीं हो रहा था, हो जाना चाहिए. मतलब इक्वल रेजिस्टेंस नहीं, आप नहीं दिया अगर R1 R2 से करते हो ना तो वही एक्चुअल में तो वही करना चाहिए, बट मैंने आपको ये शॉर्टकट सिखाया. एक्चुअल में तो R1 R2 लेके ही सॉल्व करना चाहिए. तो क्वेश्चन रिजल्ट के तो फिर कैसे होगा? तो मैं बताता हूँ, चलो आप अभी R1 R2 लेके सॉल्व करते हैं. R1 R2 लेके सॉल्व करते हैं. चलो, आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं. तो ऐसा आ रहा है कि हाँ नहीं, आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं.
चलो ये बराबर है, इज इट ओके? यस सर। अच्छा अब आप एक काम करो, एस अपॉन पी करो तो क्या होगा? हाँ यस और नो? यस सर। ओके, हाँ तो 1/R2 +2 प्लस वन नहीं नहीं अपॉन नहीं आर नहीं वन नहीं नहीं, गंदी गंदी बात, गंदी बात। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इज इट ओके? ये अच्छा हाँ हाँ सर। इज इट ओके? यस सर यस सर। अब क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि एस अपॉन पी क्या है? एन। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? यस सर। अब आपको क्या पूछा हुआ है? मिनिमम। तो मतलब अगर वो 0 भी हो जाए फिर भी 4 होना चाहिए। मिनिमम है, मतलब मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितना होगा? जब R1 इज इक्वल टू 4। होगा तभी वो मिनिमम होगा। अच्छा मतलब हमने पहले से ही कंडीशन अप्लाई कर दी कि R1 = R2 फिर हाँ सॉल्व। एग्जैक्टली। तो वैसे मुझे एक्चुअल में ये मेथड समझाना चाहिए था, बट मैंने थोड़ा शॉर्ट में खत्म किया कि भाई ये n को मिनिमम करना है ना, तो R1 इज इक्वल टू R2 होना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सर ऐसा क्यों कि R1 = R2 होना ही पड़ेगा अगर मिनिमम है अरे तो? देखो ना, तो आप एक काम करो, n का कोई भी वैल्यू निकालो, आप आपको n मिनिमम करना है तो आप क्या कर सकते हो, सोचो। इसमें आप क्या करोगे हाँ तो n का वैल्यू मिनिमम होगा? सर वो तो अभी इक्वेशन देख के पता चला कि नहीं, R1 = R2 होना पड़ेगा। हाँ पहले से तो पहले से कैसे पता, मतलब ये यहाँ तक कैसे पहुंचे ये आप पूछ रहे हो मुझे? नहीं सर मतलब वो पहले से पता नहीं था कि R1 = R2 करेंगे तभी नहीं मैं मिनिमम वही तो बोल रहा पॉसिबल हूँ कि वैल्यू होगी। ये करेक्ट मेथड, वो तो ये करेक्ट इक्वेशन मेथड अभी मैंने जो देखी। नहीं मैंने बोला ना कि ये करेक्ट मेथड है। आगे जो मैंने कराया वो तो मैंने शॉर्टकट अप्लाई किया था, बट ये करेक्ट मेथड है। तो आप पूछना क्या चाहते हो अभी? नहीं कुछ नहीं ऐसा तो। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n मुझे फाइंड करना था, तो मैंने R1 एंड R2 लेके किया, तो पता चला कि भाई मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब R1 इज इक्वल टू R2 होगा। और एट दैट टाइम द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द n इज अ 4, उससे मिनिमम हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये टर्म नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ये टर्म नेगेटिव तो आ नहीं पाएगा, ये नेगेटिव तो हो नहीं पाएगा। तो n का वैल्यू 4 से कम हो ही नहीं पाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। चलो क्वेश्चन ऐसा है कि अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज अ 150 इक्वल डिविजन्स, इट्स करंट सेंसिटिविटी इज अ 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। चलो ये करंट सेंसिटिविटी हमको दिया हुआ है, 10 डिवीजन करंट सेंसिटिविटी, 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। इसका मतलब कोई मुझे बताएगा इसका मतलब क्या होगा? करंट सेंसिटिविटी 10 डिवीजन, करंट सेंसिटिविटी से 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर का मतलब क्या हुआ? तो मतलब अगर 1 मिली एम्पियर 1 करंट मिली पास एम्पियर होता है तो करंट वो पास होगा 10। तो 10 डिवीजन जितना डिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया? यस सर। मतलब 10 डिवीजन के लिए कितना करंट चाहिए? 1 मिली एम्पियर। तो हमारे पास टोटल कितने डिवीजन है? 150। तो 150 डिवीजन के लिए कितना करंट हम पास कर पाएंगे? 15। जो मिलेगा वो 15 मुझे मिली एम्पियर। गैल्वेनोमीटर का रेंज मिलेगा, करंट करंट कैपेसिटी मिलेगा, उसका करंट रेंज मिलेगा। तो 15 मिली एम्पियर गैल्वेनोमीटर का मुझे करंट कैपेसिटी मिला। तो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर।
एंड मुझे ऐसा भी दिया हुआ है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है ना वो 2 डिविजन्स पर मिली वोल्ट है, मतलब 1 मिली वोल्ट के लिए 2 डिविजन्स रिक्वायर्ड है। तो 2 डिविजन्स में उसका क्या हो रहा है, 1 मिली वोल्ट हो रहा है। तो 150 डिवीजन को लाने के लिए कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा? सर ये 150 इक्वल डिवीजन तो ऐसा हो सकता है कि 75 लेफ्ट साइड और 75 राइट साइड, नहीं ऐसा किसी नहीं, गैल्वेनोमीटर आपको की नहीं 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 जगह ऐसा लिखा नहीं, ऐसा सोचना ही नहीं है आपको। वेन एवर नॉट स्पेसिफाइड, आपको जीरो नेगेटिव साइड है ही नहीं ऐसा सोचना है, नेगेटिव साइड जाना ही नहीं है। ओके, जीरो से ही। ओके सर, ओके, यस सर। तो वोल्टेज कैपेसिटी उसका कितना रहेगा? 75 मिली वोल्ट। अब आपको ये पता होगा कि वोल्टेज कैपेसिटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल्स टू वोल्टेज कैपेसिटी of a galvanometer is equals to current capacity into the resistance of the galvanometer। तो फ्रेंड्स वोल्टेज कैपेसिटी जो है वो 75 मिली वोल्ट है, मिली मिली गेट कैंसल्ड, करंट कैपेसिटी 15 मिली एम्पियर, मिली मिली कैंसल। तो मुझे इसके द्वारा ये पता चल गया कि गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस कितना होगा? 5। 5 ओम। चलो ये पता चला। तो ये यस सर। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर से, इतने स्टेटमेंट के ऊपर से मुझे क्या पता चला, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता चल गया। अब पूछा क्या है कि इन ऑर्डर दैट ईच डिवीजन रीड 1 वोल्ट। चलो ईच डिवीजन रीड 1 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि 150 डिवीजन है, तो टोटल वोल्टेज कितना मुझे चाहिए? 150 वोल्ट। हाँ, तो मुझे वोल्ट मीटर बनाना है, ऐसा वोल्ट मीटर मुझे बनाना है कि जो 150 वोल्ट को रीड करे। तो 150 वोल्ट जितना वोल्टेज है ऐसा मुझे वोल्ट मीटर बनाना है, तो कितना रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा? तो क्या भैया आपको सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है? मैंने आपको प्रूव करके दिया था, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट मैंने सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला प्रूव करके दिया है। आप स्क्रीनशॉट देखना, ये गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर एंड ए मीटर वाला जो टॉपिक था उस टाइम के स्क्रीनशॉट देखना, आपके टेक्स्ट बुक में वैसे नहीं है ये, बट मैंने प्रूव करके दिया था कि सीरीज रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो V/IG माइनस जी। कुछ MCQ भी मैंने लिखाए थे, मैंने इसके बेस पे 2-3 क्वेश्चन भी लिखाए थे, आप एक बार देखना। शंट का फॉर्मुलेशन था आपके टेक्स्ट में शंट का फॉर्मुलेशन था, बट सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मुलेशन आपके टेक्स्ट में नहीं था, वो मैंने किया था, मैंने उसके बेस पे क्वेश्चन भी आपको लिखवाए थे। तो RS इज इक्वल टू V/IG माइनस जी। क्या ये आपको याद आ रहा है कुछ? यस सर। अब वोल्टेज कैपेसिटी जो है वो 150 करना है, करंट कैपेसिटी हमको दिया हुआ है 15 मिली एम्पियर, करंट कैपेसिटी हमने ऑलरेडी दिया हुआ है 15 मिली एम्पियर, ये रहा। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मुझे मिल गया है 5 वोल्ट, 5 ओम माइनस 5। तो ये 15 कैंसल, 10,000 बचेगा, 10,000 माइनस 5, और 10,000 माइनस 5 मतलब 9,995 ओम शुड बी द आंसर। तो इतना सीरीज रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया पूरा चीज? यस सर। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन थे वो मैंने खत्म किया। थोड़े ग्राफिकल क्वेश्चन है, 10, 12, 15 क्वेश्चन है, तो आप एक बार देखना और मैं नेक्स्ट सर लैग हो रहा है। हाँ, अभी आवाज आ रही है? यस सर। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर हमने बहुत कराया, तो अब ग्राफिकल का एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ग्राफिकल का एक क्वेश्चन मैं आपको 14 क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई करना। मैं नेक्स्ट लेक्चर से दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा आपका। एवरी वेडनेसडे नाउ एंड ऑनवर्ड्स, ऑन एवरी वेडनेसडे यू विल बी हैविंग अ JEE एग्जाम्स। तो ये जो वेडनेसडे है मतलब नेक्स्ट वेडनेसडे, मतलब ये अभी जो आएगा वो,
तो उसमें आपका थर्ड चैप्टर का रिगार्डिंग, चैप्टर नंबर 3 के रिगार्डिंग आपका जेडब्ल्यू का एग्जाम रहेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग जेडब्ल्यू का एग्जाम रहेगा। नाउ इन अदर वर्ड्स एवरी ऑल्टरनेट वेडनेसडे मतलब एवरी 15 डेज। तो ये वेडनेसडे एग्जाम है, उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद वापस से होगा। तो ऑन दिस वेडनेसडे यू विल बी हैविंग जेडब्ल्यू एग्जाम्स। मैं एक क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ, ये 14th क्वेश्चन। इट इज अ गुड क्वेश्चन, आई हैड सीन दिस क्वेश्चन इन मैनी एग्जामिनेशंस। तो अभी इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लेक्चर खत्म करेंगे। फ्रेंड्स, क्या आपको ये मैथमेटिक्स पता है कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा? यस सर। कोई भी लाइन का स्लोप जो होता है वो tan थीटा आपको पता होगा, यस और नो? यस सर। बट थीटा मतलब कौन सा एंगल? पहले मुझे ये बताओ, थीटा मतलब कौन सा एंगल? With x-axis. थीटा इज द एंगल विद द एक्स एक्सिस। थीटा tan थीटा में जो होता है वो थीटा एंगल विद द एक्स एक्सिस होता है। और फ्रेंड मुझे ये बताओ कि यहाँ पे v वर्सेस i है, v वर्सेस i ग्राफ है, तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हाट इज द स्लोप? रेजिस्टेंस। Resistance. या y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट मतलब रेजिस्टेंस होगा। तो क्या इसके द्वारा मैं ऐसा कह सकता हूँ कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू tan थीटा? यस सर। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। तो मुझे निकालना क्या है? एंड वन मोर थिंग, कंडक्टर की बात है, तो शायद आपको पता होगा कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के सेम प्रोपोर्शन में होता है। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। एलॉयस का जो रेजिस्टेंस होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, एंड सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है। सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो एक चीज कंफर्म है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो tan थीटा है, स्लोप है, एंड r प्रोपोर्शनल टू t। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि T2 माइनस T1 इज प्रोपोर्शनल टू R2 माइनस R1? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? बिकॉज मुझे है ना T2 माइनस T1 फाइंड करना है। तो कहना इज T2 माइनस T1 प्रोपोर्शनल टू R2 माइनस R1? इज इट ओके फ्रेंड्स? अरे हाँ तो बोल दो। यस सर। हाँ सर। T2 माइनस T1 प्रोपोर्शनल टू R2 माइनस R1। बट फ्रेंड्स R2 एंड R1 तो क्या है? स्लोप। tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1। अब सोच के बताओ थीटा क्यू 2 क्या है? थीटा 1 तो थीटा है, बट थीटा 2 क्या होगा? 90 माइनस थीटा। क्या ये कॉट थीटा 1। आपको समझ में आया? यस सर। तो ये हो जाएगा कोट थीटा माइनस tan थीटा। अब कोट थीटा मतलब कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड tan थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? अब ऊपर का जो 2 है ना वो तो मल्टीप्लाई जो किया वो तो प्रोपोर्शनलिटी साइन में चला जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन में चला जाएगा, बिकॉज वी आर नॉट वांट्स टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, वी जस्ट वांट्स टू फाइंड द प्रोपोर्शनलिटी, वी वांट्स टू डिराइव द प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन। तो ये जो मल्टीप्लाइड 2 है तो वो तो प्रोपोर्शन में चला जाएगा। और आपको ये पता होगा कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोस 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा नीचे। वो साइन 2 थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? कॉट 2 थीटा। So it is a good combination of the maths and physics. पता चला? यस सर। तो फ्रेंड्स मैं आपको हर बार बोलता हूँ, मेरे यहाँ पे जो लेक्चर में ले रहा हूँ ना, तो मैं मुझे एक्चुअल में